नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन के बारे में। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जो बहुत मुश्किल सिस्टम्स को भी एकदम आसान बना देता है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हर डेवलपर के सामने आता है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बड़े होते जाते हैं, वो इतने उलझ क्यों जाते हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो अक्सर नए आइडियाज को रोक देती है और खर्च भी बढ़ा देती है। आज हम सबसे पहले स्पगेटी कोड की प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर हम दो अलग अलग सोचने के तरीकों को देखेंगे। एक है पुराना तरीका, फंक्शंस में सोचना, और दूसरा है नया और क्रांतिकारी तरीका, ऑब्जेक्ट्स में सोचना। और आखिर में हम ये जानेंगे कि कौन सा तरीका कब और क्यों बेहतर है। तो हमारा पहला टॉपिक है कोड स्पगेटी की समस्या। नाम सुनने में थोड़ा मजेदार लग सकता है, लेकिन डेवलपर्स के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये वो हालत है जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जरा सोचिए, आप स्पगेटी की प्लेट से बस एक धागा खींचने की कोशिश करते हैं और पूरी की पूरी प्लेट ही हिल जाती है। स्पगेटी कोड का मतलब बिल्कुल यही है। कोड में एक छोटा सा बदलाव करते ही पता नहीं कहाँ-कहाँ गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक। और इसी उलझन से बचने के लिए एक नए, बेहतर तरीके की जरूरत महसूस हुई। तो ये कोड इतना उलझता क्यों है? ज्यादातर मामलों में इसकी जड़ सॉफ्टवेयर बनाने के पुराने तरीके में होती है। एक ऐसी सोच जिसे हम कह सकते हैं फंक्शंस में सोचना। देखिए, इस पुराने तरीके में डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले एक्शन यानी फंक्शंस दोनों को अलग अलग रखा जाता है। मान लीजिए आपके पास खाना बनाने का सारा सामान यानी डेटा एक जगह ढेर लगा है और रेसिपी की किताब यानी फंक्शंस कहीं और रखी है। जब सिस्टम छोटा हो तब तो ठीक है, पर जैसे ही वो बड़ा होता है ये अलगाव बहुत कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। और अब आता है इस उलझन का एक बहुत ही शानदार समाधान, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच। ये सिर्फ एक नई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, जिसका पूरा फोकस संगठन और स्पष्टता पर होता है। यहाँ असली गेम चेंजर ये है, डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शंस दोनों को एक साथ बांधकर एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट में डाल दिया जाता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। OOAD की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये असल दुनिया की नकल करता है। जैसे अगर हम एक लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें एक किताब का ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें बिल्कुल असली किताब की तरह ही गुण होंगे, जैसे उसका टाइटल क्या है, और व्यवहार होंगे, जैसे उसे उधार लिया जा सकता है। इससे कोड समझना बहुत आसान हो जाता है। ये प्रोसेस दो मेन स्टेप्स में होता है। पहले एनालिसिस फेज में हम सिस्टम के मेन खिलाड़ियों को पहचानते हैं, जैसे किताब और लाइब्रेरी का सदस्य। फिर डिजाइन फेज में हम ये तय करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, जैसे क्या किताब उपलब्ध है या नहीं, ये चेक करना। चलिए अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच आखिर इतनी पावरफुल क्यों है। सबसे बड़ा फर्क है इनकी सोच में, इनके फोकस में। पारंपरिक प्रोग्रामिंग का सवाल होता है मुझे करना क्या है, और फिर वो कामों की एक लिस्ट बना देता है। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछती है मेरे सिस्टम के मेन हिस्से, मेन किरदार कौन है, और फिर उन किरदारों को ऑब्जेक्ट्स की तरह बनाता है। जैसा हमने अभी देखा, असल दुनिया को मॉडल करने की वजह से OOD को समझना काफी आसान हो जाता है। कोड में एक कार ऑब्जेक्ट बनाना ठीक वैसा ही है जैसा असल में एक कार के बारे में सोचना। उसके गुण होते हैं जैसे रंग और मॉडल, और उसके एक्शन होते हैं जैसे स्टार्ट करना या रोकना। इससे डेवलपमेंट काफी सरल हो जाता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, जो कि एक बहुत ही जरूरी चीज है। पुराना पारंपरिक कोड ताश के पत्तों के घर जैसा हो सकता है, एक पत्ता खींचो और सब कुछ ढह जाता है। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड ईंट की दीवार की तरह होता है, जहां अगर कोई बदलाव करना भी पड़े तो वो उसी जगह तक सीमित रहता है और पूरे सिस्टम के गिरने का खतरा कम होता है। कोड की ये मजबूती एनकैप्सुलेशन नाम के एक जरूरी सिद्धांत से आती है। इसे एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए, जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों को बाहरी दुनिया से बचाता है। ये डेटा को छिपा कर रखता है, जिससे कोई बाहर से आकर गलती से उसे बदल नहीं सकता और बग्स होने का खतरा कम हो जाता है।
और ये हमें लेकर आता है एक और जबरदस्त फायदे की ओर, जिसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी, यानी कोड का दोबारा इस्तेमाल। एक बार जब आपने एक अच्छा बटन ऑब्जेक्ट बना लिया तो आप उसे अनगिनत प्रोजेक्ट्स में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डेवलपमेंट का समय और मेहनत दोनों बचते हैं। कोड का ये दोबारा इस्तेमाल दो पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की वजह से मुमकिन हो पाता है। एक है इनहेरिटेंस, जिससे हम मौजूदा ऑब्जेक्ट्स के आधार पर नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इंसान ऑब्जेक्ट के सारे गुण ले सकता है। और दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही जैसा इंटरफेस इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे हमारा कोड ज्यादा लचीला और पावरफुल बनता है। जैसे जैसे सिस्टम बड़े होते जाते हैं, पुराना तरीका स्पगेटी कोड में ही बदल जाता है, ये तय है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बड़े सिस्टम्स में और भी बेहतर काम करता है। ये मुश्किल चीजों को छोटे छोटे मैनेजेबल ऑब्जेक्ट्स में तोड़ देता है, जिससे बहुत बड़े एप्लीकेशन बनाना और उन्हें मेंटेन करना आसान हो जाता है। और आखिर में डेटा सिक्योरिटी को भी नहीं भूलना चाहिए। एनकैप्सुलेशन ये पक्का करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का डेटा सिर्फ सही तरीकों से ही एक्सेस किया जाए। इससे डेटा के एक्सीडेंटल करप्शन का खतरा टल जाता है और हमारा सॉफ्टवेयर ज्यादा भरोसेमंद बनता है। तो यहाँ एक क्विक रिकैप है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, चाहे फोकस हो मेंटेनेंस, रीयूजेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी, हर मामले में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका आज के मुश्किल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, इन दोनों में से कौन सा तरीका जीतता है? चलिए इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखकर फैसला करते हैं। फैसला बिल्कुल साफ है। बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए, जिन्हें समय के साथ बदलना और मेंटेन करना है, उनके लिए OOAD ही असली विनर है। ये भविष्य को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है जो फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती दोनों देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना तरीका बिल्कुल बेकार हो गया है। छोटे और सीधे सादे कामों के लिए, जैसे किसी डेटा फाइल पर काम करना हो या कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी हो, वहाँ वो आज भी बहुत असरदार है। असल में ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है और उसके लिए सही टूल कौन सा है। तो मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार जब कोई ATM या ऑनलाइन शॉपिंग साइट का इस्तेमाल करे तो ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि उसे ऑब्जेक्ट्स में कैसे तोड़ा जा सकता है। जब हम थ्योरी को प्रैक्टिस में देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से समझ में आते हैं।